आपने अक्सर किस्से कहानियों में और फिल्मों में देखा होगा कि किस प्रकार एक सामान्य व्यक्ति परिश्रम करके एक प्रतिष्ठावान व्यक्ति में बदल जाता है। ऐसी ही कहानियों के एक सचेत उदाहरण हमारे साथ हैं श्रीमान विधायक साहब फूल सिंह जी मीणा, जो ऐसे किस्से एवं कहानियों के एक मौजूदा उदाहरण है। साहब नमस्ते। राम राम साहब। साहब मेरा सबसे पहला आपसे सवाल है, किस प्रकार आपने अपनी जर्नी को शुरू किया? जब आप एक सामान्य व्यक्ति थे और एक मजदूरी का कार्य करते थे, वहां से राजनीति में आना और फिर आपका एमएलए बनना और लगातार एमएलए बनना, किस प्रकार की चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा? बहुत अच्छा सवाल किया आपने बच्चों के लिए कि सामान्य व्यक्ति, मैं एक किसान का बेटा हूं और मेरे पिताजी फौज में ही शांत हो गए थे। मेरे दो भाई 7वीं पास पढ़ के और आर्मी में भर्ती हो गए थे। मेरे पिताजी ने लकड़ी बेचकर हमारा पालन पोषण किया। दो भाई आर्मी में जाने के बाद में खेती करने वाला कोई नहीं था। मेरे को 7वीं पास करके पढ़ाई छोड़नी पड़ी। 12 साल मैंने खेती की। खेती के अंदर किसान का वास्तव में बरसात ज्यादा आए तो गल जाती है, कम आए तो जल जाती है, ठंड ज्यादा पड़े तो सीढ़ी मार जाती है और ओले पड़े तो वो खत्म हो जाती है। उस खेती के अंदर 12 साल काम करने के बाद में मैं कम पढ़ा लिखा था, मैं सरकारी नौकरी में लग नहीं सका, क्योंकि जब सरकारी नौकरी के लिए मैं आर्मी में भर्ती होने के लिए गया तो 15 दिन वो मैं ओरेज हो गया। उसके बाद में मैंने भर्ती का चक्कर ही छोड़ दिया। मेरे साथी कोई अध्यापक है, कोई आर्मी में है, कोई पुलिस में है, कोई इंजीनियर है, कई हमारे जो स्कूल के साथी है, जो मेरे बचपन के साथी सारे सरकारी नौकरी में लग गए थे। मैंने देखा अब वो ओरेज हो गए तो अपन इतने पढ़े लिखे भी नहीं है जो सिविल में कोई नौकरी मिल जाए, तो मैंने खेती चॉइस की और उसमें भी रिजल्ट 0 निकला। तो मैंने सिर्फ मजदूरी करने का रास्ता चुना। खेती छोड़कर मजदूरी करने के लिए मैं मंगलम सीमेंट फैक्ट्री मोड़क गया। वहां पर हमारे उदयपुर की कंपनी के साथ में जुड़ा। उसमें काम करते करते मेरा पाँव कट गया था। एडी नहीं है मेरे आज भी, वो भी स्किन ग्राफ्टिंग करके मेरी एडी लगाई गई और मैं यहाँ पर 7 रुपए मजदूरी करते करते मैं लेबर के साथ में एक लेबर बनकर काम करता था। लेबर का विश्वास मेरे पे ज्यादा था। सभी ने मिलकर मेरे को सलाह दी कि हम किसी फैक्ट्री का ठेका लेकर हम साथ में काम करेंगे, हम आपके नेतृत्व में ठेका लेकर काम करना चाहते हैं। तो मैंने भी एक दफा तो लगा आगे पीछे कि मैं सक्सेस होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मगर गुरु महाराज का नाम लेकर मैंने ठेका उदयपुर में काम करते हुए भीलवाड़ा में शुरू किया। उसके बाद में भगवान ने मेरे को अच्छी लाइन दी तो मिनी प्लांट सीमेंट के 12 प्लांट मेरे अंडर में काम करते थे। 3 फैक्ट्री भीलवाड़ा में थी, एक चित्तौड़ में थी और 2 फैक्ट्री उदयपुर में थी और एक बांसवाड़ा में थी। ये 4 जिले में मैं काम करता था और काम करते करते जो अभी मेरा इस चैनल के माध्यम से भाई ने सवाल किया कि राजनीति में कैसे आए, तो मैं तो स्वयं सेवक हूं, द्वितीय वर्ष शिक्षित हूं। इस मेरी जिस वार्ड में मैं बैठा हूं, जिसमें जो मेरी क्रम भूमि है, जिसमें एक महिला पार्षद का टिकट आया, वो भी एसटी का आया, तो मैं संघ स्वयंसेवक होने के नाते सिर्फ चुनाव के टाइम पर मैं काम करता था, क्योंकि मैं बिजी था, समय नहीं मिलता था। पार्टी में मैं सक्रिय रूप से काम नहीं करता था। और जो टिकट मिला तो हमने एक गमेरी बाई गमेती, जिसका पति रेलवे से रिटायरमेंट हुआ था और प्रभावशाली था, मुखिया था, तो उसकी धर्मपत्नी गमेरी बाई गमेती को हमने चुनाव के लिए तैयार किया। मगर यहाँ पर समाज वालों ने बीजेपी से चुनाव लड़ने के खातिर उसको समाज से बाहर कर दिया। और जब
फार्म भरने की लास्ट तारीख थी और उसने मना करने के बाद में मेरी धर्मपत्नी को लड़ाने के अलावा हमारे पास भाजपा के पास में कोई चारा नहीं था, क्योंकि अगर मेरी धर्मपत्नी को चुनाव नहीं लड़ाते तो कांग्रेस उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो जाता। हमने चुनाव हारने के लिए ही चुनाव लड़ा, मगर कार्यकर्ताओं का और यहाँ की जनता का जो आशीर्वाद मिला, केवल 69 वोटों से हम माइनस रहे। उसके बाद में कार्यकर्ताओं ने मतलब मेरे को घेर लिया, हम हार गए। तो उन्होंने ये कहा अब हमारा यहाँ पर धनी धोरी कौन है, यहाँ पर विपक्ष पार्टी मजबूत है, हमारे को जीने नहीं देंगे। तो पार्टी ने मेरे को यहाँ का वार्ड अध्यक्ष बनाया। वार्ड अध्यक्ष रहते हुए मेरे को जिले की जिम्मेदारी दी। जिला मंत्री मैं 1997 में 97-98 में जिला मंत्री भाजपा का बन गया। 3 बार जिला मंत्री रहा, 1 बार ट्रस्टी रहा, फिर 1 बार जिला मंत्री रहा, 4 बार जिला मंत्री रहा, 1 बार जनजाति मोर्चे का प्रदेश मंत्री रहा। और ऐसे करके मैंने ट्रस्टी रहकर भी जनता की सेवा की और मैं प्रदेश में जनजाति का मंत्री रहकर भी अच्छी सेवा की। इसी की बदौलत फिर जब पार्टी में काम करते करते यहाँ का वापस जनरल पार्षद जो यानी कि एसटी का जनरल आया, तो उसमें मेरे को पार्टी ने टिकट दिया। वो 1164 वोटों से यहाँ से जीतकर मैं नगर निगम में गया, वहां पर भी मेरे को ट्रस्टी बनाया गया। और ट्रस्टी रहते हुए और पार्षद रहते हुए ही मेरे को 2013 में टिकट दिया और मैं चुनाव जीता। उसके बाद में लगातार 18 में टिकट दिया, वो 13 में 13,764 वोटों से जीता, 18 में 18,707 वोटों से जीता और 23 में तीसरी बार टिकट दिया तो मैं 27,707 वोटों से जीता। और इस बीच में ही जो मेरे मतलब इस सेवा में रहते हुए पार्टी ने विश्वास किया और जनता का आशीर्वाद मेरे पे रहा। ऐसे करके मैं इस राजनीति में आया और मैं लगातार सेवा कर रहा हूँ। जी धन्यवाद बाबूजी। बाबूजी, जब आप प्रथम बार पार्षद बने थे तब आप कक्षा 7 पढ़े हुए थे, जब आप प्रथम बार एमएलए बने तब आप कक्षा 10 पढ़ रहे थे। बाबूजी, ऐसा क्या मोड़ आया कि आप पढ़ाई के प्रति जागरूक हुए और आपने अभी फिलहाल आप एमए कर रहे हैं, तो ऐसा आखिर क्या मोड़ आया कि आप पढ़ाई के प्रति जागरूक हुए और आपने पढ़ाई को जारी रखा? जब मैं पार्षद था तब मेरी 5 गुड़िया है, 5 बेटियां हैं, बेटा नहीं है, पांचों ही मेरे बेटे की तरह ही बेटियां हैं। और उन्होंने जब स्कूलों में जाते थे तो ये कहते थे कि बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ आगे बढ़ाओ और बेटी को भी पढ़ाओ लिखाओ आगे बढ़ाओ। तो मैंने मेरी बेटियों को, मैं तो 7वीं पास ही था, मगर मेरी बेटियों ने मेरे से सवाल किया कि आप पढ़ाई के जो भाषण देते हो मगर आप कितने पढ़े लिखे हो, ये भी आप जरा सोचो। तो मेरी 5 बेटियों ने मेरे को पूछा और मैंने उनको कहा बेटा ये सवाल आप क्यों कर रहे हो कि पापा जी आप पढ़ाई कर सकते हो, इसलिए सवाल कर रहे हैं कि अभी भी इस उम्र में आपका नॉलेज भी है, आपका एक्सपीरियंस भी है और आपके अंदर ये जज्बा भी है कि आप पढ़ाई कर सकते हो। मैंने कहा बेटा कट्टे भी अब पढ़ाई नहीं वे सके क्योंकि पाका हंडारा गार नहीं लागे, हाथ मारा चाले को नहीं और अब मैं 8वीं में तो पढ़ नहीं सकूं। तो बेटियों ने मेरे को कहा कि आपको डायरेक्ट 10वीं की परीक्षा देनी चाहिए और आजकल ओपन परीक्षा देकर आप पढ़ सकते हो। तो मेरे फार्म लेके आई थी, उन्होंने पहले ही प्लान बना लिया कि पापा जी को कैसे भी करके पढ़ाई के लिए राजी करना है। मैंने मना कर दिया। मैंने ये कहा कि अब मैं 10वीं की परीक्षा कैसे दूंगा और मेरे पास समय नहीं है, पढ़ाएगा कौन। बेटियों ने मतलब एक कॉन्फिडेंस से कहा कि हम पढ़ाएंगे
आप इस फॉर्म में साइन करो। जबरदस्ती मेरे से फॉर्म में साइन करवा लिया और मैं 10वीं की परीक्षा दी। और 10वीं की परीक्षा देते देते मेरे को 2012 में मैंने 10वीं में एडमिशन लिया और लास्ट में मेरे को 13 में जब टिकट मिल गया तो परीक्षा देते देते ही मैं चुनाव लड़ा और 2 सब्जेक्ट में तो मैं पास हो गया और 3 सब्जेक्ट में मैं परीक्षा नहीं दे पाया और 13 में ही मैं जीत गया, विधायक बन गया। उसके बाद में 14 में पंचायत राज के चुनाव आ गए और केंद्र का चुनाव आ गया, एमपी साहब के चुनाव आ गए। 14 में मैं पढ़ाई कर नहीं सका। फिर 15 में मैंने 3 सब्जेक्ट क्लियर किया और फिर मैंने 12वीं का फॉर्म भर दिया। जब मेरे को विश्वास हुआ कि मैं पढ़ सकता हूँ, 12वीं का एग्जाम देकर मैंने पास की और फिर फर्स्ट ईयर किया, सेकेंड ईयर किया और मेरा जोश और दुगना हो गया। बेटियां मेरे को वास्तव में नोट्स बना बना कर देती थी। मैं गाड़ी में फ्री होता तो मैं पढ़ाई करता, जयपुर जाता तो ट्रेन में पढ़ाई करता और कार लेके जाता तो उसमें पढ़ाई करता। वीडियो बनाकर, ऑडियो बनाकर मैं चलते फिरते वो ऑडियो सुनता था और मैंने मतलब 3 बार के पेपर निकालता था कि पहले कौन कौन सा पेपर में क्या क्या सवाल आए। वो 3 पेपर के सारे सवाल मैंने मतलब उसको अध्ययन करके और तैयारी करता था। 15 दिन में मोबाइल बंद करता था। जब मेरी परीक्षा आती थी तो वो कुल मिला के प्रश्न वही आते थे जो 3 बार में ऊंचा नीचा करके और किसी को कैसे मुड़ाकर घुमाकर पूछ लेते थे। बाकी प्रश्न वो एक ही थे। जैसे मैं धीरे धीरे बीए फाइनल कर लिया। उसके बाद में मैंने एमए की परीक्षा दी। अभी एमए का एग्जाम दे रहा हूं और अभी मैं यहीं रुकने वाला नहीं हूं। जब तक पीएचडी नहीं कर लूं और मेरे आगे डॉक्टर नहीं लगे तब तक मैं इस पढ़ाई को जारी रखूंगा। अभी मेरी 68 साल की उम्र हो चुकी है पर फिर भी मैं पढ़ाई करना चाहता हूं और पढ़ाई करके डॉक्टर की उपाधि लेकर मैं अभी और पढ़ाई करूंगा। ऐसी मेरी इस विधायक बनने के बाद में और पढ़ाई के अंदर मैंने ये काम किया। बाबू जी, शिक्षा के प्रति आपकी जागरूकता को सलाम। बाबू जी, देखा जाता है कि आप छात्राओं को हवाई यात्राएं करवाती है। जो छात्राएं अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होंगे आप उन्हें हवाई यात्राएं करवाते हैं। इस प्रकार की जो योजनाएं हैं वो समाज में किस प्रकार सकारात्मक सोच का विकास करती है? जब मैं पढ़कर जो वास्तव में स्कूलों में जाता था तो हमारे ट्राइबल एरिया में ग्रामीण विधानसभा में गिरवा पंचायत समिति में रिजल्ट बहुत कम आया करता था। तो मेरे साथ में प्रधान साहब तखत सिंह जी थे। हम दोनों शिक्षा के लिए, वो भी गरीब परिवार से थे, तो हम अग्रणीय भूमिका निभाते थे कि हमारे ग्रामीण विधानसभा के बच्चे पढ़ लिख कर कैसे आगे बढ़े। तो मैंने ये सोचा कि मेरे 5 बेटियां हैं, बेटियों को प्रोत्साहन, जो बेटियों ने मेरे को पढ़ाया, आज माँ बाप बेटा बेटी को पढ़ाते हैं, मगर मेरे को ये बात कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि मेरी बेटियों ने मेरे को प्रेरित करके और मेरे को पढ़ाया, नोट्स बना बनाकर शिक्षा के प्रति जागरूकता की। इस वजह से मेरा ध्येय था कि मेरी ग्रामीण विधानसभा की बेटियों को मैं कैसे प्रोत्साहन करूं। तो मैंने उनको 75% अंक लाने वाली बालिकाओं को उदयपुर से जयपुर के लिए हवाई यात्रा कराता था और वापस मैं एसी कोच ट्रेन से उनको लेकर आता था। वास्तव में मैं फर्स्ट में जब ले गया था तो 3 बालिकाओं से शुरुआत की और वो भी 3 ही बालिकाएं एक सामान्य परिवार, गरीब परिवार की बच्चियां थी। एक परिवार तो मेरे उमड़ा की ही रहने वाली थी, उसकी माँ गृहिणी थी, उसका पिताजी फैक्ट्री के अंदर बेलदारी का काम करते थे। और जब मैं हवाई यात्रा के लिए एयरपोर्ट दबोक गया तब उनकी माँ को, उनके परिवार के सदस्यों को भी मैं एयरपोर्ट पहुंचाने के लिए वो आए थे तो लेके गया था।
जब वो हवाई अड्डे के अंदर गई, जाने लगे, तो एक माँ के आंखों में आंसू आने लग गए। मैंने उसको कहा, बहन आप आंखों में आंसू क्यों ला रहे हो? कि सर हमने तो मजदूरी की है, ट्रेन में भी नहीं बैठे, मगर आज हमारी बेटी हवाई यात्रा कर रही है, इससे बड़ा हमारे लिए क्या सौभाग्य होगा। तो वास्तव में वो हवाई यात्रा की खुशी के अंदर उनके मतलब दिल भर आया था कि हमने मजदूरी की और मेरी बेटी इस हवाई यात्रा का जो वास्तव में कंपटीशन देकर टिकट लिया। तो इस वजह से ऐसे गरीब परिवार की बेटियों ने भी हवाई यात्रा की। ऐसे करके आज तक मैंने, बीच में कोरोना काल में मेरा यह जो रूटीन था वो टूट गया था, क्योंकि कोरोना में कोई आने जाने वाले इधर उधर नहीं थे, पढ़ाई भी नहीं हो रही थी। ऐसी स्थिति में 2 साल मेरा कोरोना काल का बीच में गैप हो गया था। बाकी अभी मैंने 69 लड़कियों को हवाई यात्रा करा के और हमने मतलब ये इस साल का कोटा पूरा किया है। क्योंकि पहले मैं परसेंटेज से लेके जाता था, मगर मेरी ग्राम पंचायतें जो दूर दराज की वो बालिकाएं रह जाती थी, तो मैंने एक नया मतलब स्टैंड चुना कि मेरी हर पंचायत की टॉपर बालिका को मैं हवाई यात्रा कराऊं, ताकि उस पंचायत की बालिकाओं में भी जोश आए, वो भी कंपटीशन में आगे बढ़े। तो वास्तव में मेरे आज गिरवा के अंदर 92% की जो स्वरूप पंचायत की बालिका भी इतना परसेंटेज ला सकती है, ये मैं भी नहीं सोच सकता था, मगर ये सामने की बात है और ये हकीकत रिजल्ट है। तो मैं बालिकाओं में भी ये एक नया उत्साह आया, इसलिए मैंने बालिकाओं को प्रोत्साहन किया, जो आज परसेंटेज बढ़ गया। जो ट्राइबल की बालिकाएं नहीं, बालक भी आज कंपटीशन में उतर आए हैं। और मैं तो सरकार का धन्यवाद देता हूं कि ट्राइबल एरिया के बालक जो वास्तव में पूरे राजस्थान से पहले ट्राइबल के जो जनजाति के बालक बालिकाएं आती थी, मगर वसुंधरा जी ने और गुलाब जी भाई साहब ने जो इस ट्राइबल को जो वास्तव में ये टीएसपी एरिया के नौकरी का जो प्रावधान रखा, तो उससे हमारे आम कार्यकर्ता, आम नागरिक का बालक भी, बालिका भी नौकरी लगी है। बाबू जी, जब मैंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली कि अगर विधायक जी से आप कुछ पूछना चाहें तो क्या पूछेंगे, हमारे फॉलोअर्स ने कुछ रोचक सवाल पूछे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि क्या बाबू जी गौरी देखते हैं या देखी है? अगर बाबू जी ने कभी गौरी देखी है तो उनका फेवरेट या पसंदीदा किरदार कौन सा है? वास्तव में गौरी देखी नहीं है, देखने के साथ में मैं गौरी खेला भी हूं, मगर सबसे पहले मैं गौरी देख रहा हूं। और मैं उस जो किरदार की जो बात करते हैं, तो गोमा और बंजारा का खेल सबसे रोचक और हमारा इस गौरी का केंद्र बिंदु माना जाता है। विधायक जी, आप जब विधायक बने उससे पहले के जो आपके साथी थे, चाहे वो आपके यूनियन के साथी हो, चाहे जो आपके साथ काम करने वाले हो, क्या अब भी वो आपसे मिलते हैं? क्या आपको उनकी अभी भी फोन वगैरह या फिर उनसे पर्सनली कांटेक्ट हो पाता है? कि आप पुराने साथियों को के साथ में अभी भी है क्या? आप तो ये अभी के साथियों की बात कर रहे हो। मैं तो जब बचपन में था और जब हम मतलब कबड्डी, फुटबॉल, खो खो और ये खेल खेलते थे, तालाब में नहाने जाते थे, उन बचपन के साथियों को भी आज दिन तक मैंने अलग नहीं होने दिया। आज भी मेरा परिवार की तरह रिश्ता है। और जो मैं खेती करता था, वो किसान भी आज मेरे भाई की तरह व्यवहार रखते हैं। उसके बाद में जो मैं मजदूरी करता था, मजदूरी के साथी है, वो भी आज भी मेरा परिवार की तरह है। और जब फैक्ट्री के अंदर मजदूरी करते थे, उस टाइम से लेकर आपको मैं 40 साल का रिकॉर्ड बताता हूं। जो मेरे साथी काम करते थे, उनके बेटे, उनके पोते, उनके पड़पोते भी मेरे पास में आज भी मेरे इस फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। तो वास्तव में मैं और मेरे राजनीति जो वास्तव में साथी बने हैं,
मैंने आज दिन तक किसी भी साथी को मैंने अलग होने नहीं दिया। होना चाहता तो भी मैं कैसे करके उनको मेरे साथ में रखकर आज मैं 35 साल की है, करीब 30 साल 35 साल के बीच की राजनीति है, मगर मेरे साथ में जुड़ने वाले कार्यकर्ता को मैंने एक को भी अलग नहीं होने दिया। वो मेरे से अलग हुआ है तो उसकी मर्जी है, बाकी मेरी तरफ से मैंने उनको अलग नहीं किया, क्योंकि मेरे बचपन के साथी, वो जो शुरू के साथी है या राजनीति के साथी है, मैंने किसी को अलग नहीं होने दिया और ना मैं होने दूंगा। जबरदस्ती अगर वो जाना चाहे तो उसकी मर्जी है, बाकी मैंने किसी को भी अलग न समझा न अलग होने देने की मेरी इच्छा। वास्तव में जब मैं एक था वहां पर भी था और आज मैं हजारों की संख्या में कार्यकर्ता है, तो मैं अलग कैसे होने दूंगा। और उन्हीं की बदौलत है जो मैं आज इस स्थिति पे हूं, जो आज मेरा इंटरव्यू आप ले रहे हो। अगर मेरे साथी और मेरी पार्टी नहीं होती तो आप भी मेरा इंटरव्यू नहीं लेते और मैं भी इस इंटरव्यू के काबिल नहीं होता। इसलिए मेरे पुराने साथी है, उन्हीं की बदौलत मैं आज यहाँ हूं, क्योंकि उन्होंने अपना भाई समझकर, अपना साथी समझकर, अपना दोस्त समझकर जो काम किया है वो पैसों से काम नहीं हो सकता। उनकी मेहनत और उनकी ईमानदारी और उनका साथ मेरे को आज यहाँ तक लाया है। तो मैं भाई आपके माध्यम से चैनल के सभी श्रोताओं को कहना चाहता हूं कि अपना साथी ईमानदार है और आपके साथ में है तो धक्का मत देना। ऐसा बहुत कम होता है जब नेताओं को परिवार में उपाधि दी जाए। पूरा मेवाड़ आज आपको बाबूजी कहता है। अगर जो साथी नहीं जानते तो उन्हें बता दूं, बाबूजी घर के वो सदस्य होते हैं जो परिवार के मुखिया होते हैं। आज मेवाड़ आपको मुखिया के तौर पर देखता है, आप कैसा महसूस करते हैं? आपने ये सवाल बहुत ही अटपटा पूछ लिया कि मेरे को सभी लोग बाबूजी कहते हैं। तो बाबूजी कहने के लिए मैं तो छोटे बच्चे को भी बाबूजी कहता था, क्योंकि किसी को सम्मान देकर आप सम्मान लेते हो तो वो आपको वास्तव में आप पहले सम्मान दो और सम्मान लो। अगर आप सम्मान देते हैं तो अगला आपका सम्मान देने के लिए तैयार है। मैं छोटे छोटे बच्चों के साथ में 39 वर्ष की उम्र में जब मैं ठेकेदारी का काम करता था तो लेबर काम करती थी, मैं बाहर बैठता था। मेरे यहाँ मादड़ी के छोटे छोटे बच्चे क्रिकेट खेलते थे तो मैं उनके साथ में उनकी बॉल फील्ड से बाहर चली जाती तो लाके देता था। धीरे धीरे उनसे दोस्ती हो गई, उनकी बॉल घूम जाती तो मैं मेरे पैसे से लेकर उनको बॉल देता था और फूट जाती थी तो भी बॉल देता था। धीरे धीरे मेरे को उन्होंने 39 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना सिखा दिया और फील्डिंग के अंदर इतना जबरदस्त मेरी फील्डिंग थी, जो सब मेरे को थर्ड ग्राउंड में रखते थे, थर्ड मैन में रखते थे। वहां से भी मेरा थ्रो स्टिक जाता था और दौड़ मेरी इतनी तेज थी जो सबसे आगे रहता था। और मेरे पास जो गाड़ी थी और बच्चे कहीं टूर्नामेंट में जाते थे तो मैं मेरी गाड़ी में ले जाता था, खुद का पेट्रोल जलाता था और उनको चाय नाश्ता भी कराता था। और मेरे को तो एक शौक हो गया था कि बच्चों के साथ में मैं खेलूं। आज भी मैं बच्चों के साथ बच्चा, बुजुर्गों के साथ बुजुर्ग और युवाओं के साथ युवा रहकर और सभी को मैं बाबूजी कहता था। मैं नाम लेकर किसी को नहीं पुकारता था, तो उन्होंने मेरे को ही खुद को बाबूजी कहना शुरू कर दिया। तो वास्तव में वो आज भी मेरे को बाबूजी के नाम से पुकारते हैं। तो मैं खुद भी छोटा बच्चे को भी बाबूजी कहता था, तो ऐसे करके वो भी मेरे को बाबूजी कहने लगे। ऐसे करके मेरा बाबूजी का नाम हुआ। और अभी ये जो परिवार की बात की राजनीति में, तो मेरा परिवार कभी राजनीति में नहीं था। परिवार की वंशवाद राजनीति में हमारे नहीं थी। मेरा परिवार केवल वोट देने में विश्वास रखता था और चुनाव के टाइम पर सक्रिय रहकर वोट लाने में और पर्ची बांटने में। आज तो पर्चियां डायरेक्ट आती है, पहले हम रात भर बैठ कर पर्चियां बनाते थे और घर घर पर्चियां देने के लिए जाते थे। इसलिए मैं वास्तव में वो बच्चे आज भी वो जो मेरे पुराने क्रिकेटर साथी है, आज भी मेरा पारिवारिक उनसे रिश्ता है। इसलिए मैं उनको बाबूजी कहता था, वही मेरे को बाबूजी कहने लग गए। तो इस वजह से मेरा बाबूजी का नाम पड़ गया। बाकी मैंने जाजम बिछाई है
और स्टार्ट किया है। और आज जो मैं यहाँ इस लेवल पे हूँ तो मेरी भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है, उन्होंने मेरे को रास्ता बताया और मैंने जनता की सेवा की। जनता मेरी माँ बाप है तो उन्होंने मेरे को इतना बड़ा इस विधानसभा में दोबारा विधायक कोई नहीं जीता, मगर जनता ने वो 70 साल का रिकॉर्ड को तोड़कर पहली बार ही नहीं, दूसरी बार ही नहीं, 3 बार जिताकर यह एक ग्रामीण विधानसभा का जो रिकॉर्ड कायम किया है। मैं जनता के चरणों में उनका चरण धो धो कर भी पीऊं तो वो कम है, क्योंकि मैं गरीब आदमी, न मेरे पास धन था, न माया थी, न राजनीति वसीयत में थी। और आज जनता ने मेरे को इस लेवल पर लाकर आपके बीच में इंटरव्यू के लिए खड़ा किया है, तो मैं इस जनता का और पार्टी का शुक्रगुजार हूं जो मेरे को आज आपके श्रोताओं के बीच में, और जो बच्चे जो पढ़ाई से कमजोर हो जाते हैं, कि मन तोड़ देते हैं, तो उनको यही कहूंगा कि पढ़ाई के अंदर कोई उम्र नहीं होती है, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है और हिम्मत नहीं हारना चाहिए। उतार चढ़ाव होता रहता है, हमारे को आगे बढ़ने के अलावा इधर उधर देखना ही नहीं है। एक चींटी से हमारे को शिक्षा लेनी चाहिए। चींटी चढ़ती है, उतरती है, चढ़ती है, पढ़ती है, मगर वो जब तक मंजिल पर नहीं पहुंच जाती, जब तक उसका प्रयास वो कायम रखती है, और वो जरूर वो मंजिल पर पहुंचती है। मगर इरादा और नेक उनका जो ध्येय और उनका जो वास्तव में अपना कर्तव्य के प्रति लक्ष्य तय लेकर चलने वाला आदमी जरूर उसका लक्ष्य को वो प्राप्त करता है, और भगवान भी ईमानदारी से काम करने वाले को मदद करके उसको उस मंजिल तक पहुंचाता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगा कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है। बच्चे कहीं बीच में भटक ना जाए, पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। और मान लो एक दफा माइनस आ भी गया तो दोबारा प्रयास करना चाहिए और अपनी मंजिल तय करके और हासिल करनी चाहिए। ये मेरा शुरू से ही इरादा भी था और ध्येय भी है, और भगवान भी मेरी मदद करता है। बाबू जी, हमारे विद्यार्थियों को मार्गदर्शित करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं के चरणों में नमन करते हुए मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि आप भी लक्ष्य से भटकना मत। जो तय कर लिया, जो तय कर लिया, मंजिल अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख निशान होना चाहिए। हमारा मेन पॉइंट के ऊपर आप चलोगे, आपकी मंजिल भगवान जरूर पार कराएगा। बहुत बहुत सभी श्रोताओं को मेरा चरणों में नमन, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।